हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, और इसकी सारी जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे। इसमें हम क्या क्या देखेंगे बात कर लेते हैं उसकी। तो देखो, इसमें हम देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक और उसका इतिहास क्या क्या है, ठीक है, उसके इतिहास के बारे में जानेंगे। फिर हम देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक की संरचना और शाखाएँ, ठीक है, कि भारतीय रिजर्व बैंक किस तरह से कार्य करती है, ठीक है। और फिर हम देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर और गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, कैसे होती है, और गवर्नर का कार्यालय कितने समय का होता है, ठीक है, ये सब हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि ऐसे ही आने वाली हर नॉलेजेबल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, हर एक देश का अपना एक केंद्रीय बैंक होता है, ठीक है। उसी तरह भारत का भी एक केंद्रीय बैंक है जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। यह भारत के सभी बैंकों का संचालन करता है, ठीक है, सभी बैंकों का कर्ता धर्ता यही बैंक है। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है, यानी सभी बैंकों के लिए नियम कानून बनाता है और उनके कार्यों पर ध्यान देता है, ठीक है, अर्थात मौद्रिक प्रणाली को नियंत्रित करता ही है, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। अगर इसके इतिहास की हम बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हुई थीं उनसे निपटने के लिए इस बैंक की स्थापना की गई थी, ठीक है। देखो, हिल्टन यंग आयोग, इस आयोग की स्थापना 1920 में ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई थी, ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा ये आयोग स्थापित किया गया था। इस आयोग को रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। 1926 में इस आयोग ने सरकार से एक केंद्रीय बैंक बनाने की सिफारिश की थी, ठीक है। और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है, उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक को स्थापित करने में एक अहम भूमिका निभाई थी, ठीक है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बैंक की कार्यपद्धति या काम करने की शैली को लेकर और उसका दृष्टिकोण हिल्टन यंग कमीशन के सामने रखा था, ठीक है, कि बैंक कैसे काम करेगी और कैसे क्या, इस सब को उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन के सामने रखा था, इस आयोग के सामने रखा था। और जब उन्होंने इसके सामने रखा तब इसके सभी सदस्यों ने, हिल्टन यंग आयोग के सभी सदस्यों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो पुस्तक लिखी थी, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक पुस्तक लिखी थी, द पर्पल ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, ठीक है, इस पुस्तक की जोरदार वकालत की और उसकी पुष्टि की। मतलब हिल्टन यंग कमीशन के सदस्यों को उनकी पुस्तक बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, ठीक है, उसमें जो कार्यपद्धति थी वो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, इसलिए उसकी पुष्टि की गई। और फिर इसे कानून का स्वरूप देते हुए, ठीक है, कानून का स्वरूप देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 का नाम दिया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 का नाम दिया गया, ठीक है। फिर आगे क्या हुआ, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई 1 अप्रैल 1935 को, और इस बैंक की स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट यानी आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार की गई थी। ये जो हमने आपको यहाँ पे बोला ध्यान रखने को, ठीक है, इसके अनुसार की गई थी, ठीक है। तो 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। इसका केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया, ठीक है। पहला जो इसका केंद्रीय कार्यालय था वो कहाँ था, कोलकाता में। 1937 में इसे मुंबई में स्थापित किया गया। प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला बैंक था। ये जो बैंक था भारतीय रिजर्व बैंक, ये पहले प्राइवेट बैंक था, यानी निजी बैंक था। फिर क्या हुआ, 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद इस पर भारत सरकार का पूर्ण रूप से स्वामित्व हो गया। तो ये था इसका इतिहास। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, आगे हमें दिया है क्षेत्रीय कार्यालय एवं शाखाएं। तो देखो, भारतीय रिजर्व बैंक के 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, ठीक है, यानी रीजनल ऑफिस दिल्ली, ठीक है, एक दिल्ली में है, मुंबई में है, कोलकाता में है और एक चेन्नई में है, ठीक है।
और 27 स्थानीय कार्यालय हैं यानी लोकल ऑफिस, ठीक है, तथा उप कार्यालय यानी सब ऑफिस कितने हैं? 4 हैं, ठीक है। 4 उप कार्यालय हैं, 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं और 27 स्थानीय कार्यालय हैं, ठीक है। तो इसमें जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं ये कहाँ कहाँ पे हैं? देखो, नई दिल्ली में है जो उत्तर भारत में है, ठीक है। कोलकाता में पूर्वी भारत में, चेन्नई में है पूर्वी दक्षिणी भारत में और मुंबई में है पश्चिमी भारत में। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे है हमारा संरचना यानी स्ट्रक्चर। हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है। तो देखो, आरबीआई जो है 21 सदस्यों वाले केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा संचालित होता है। यानी इसमें 21 सदस्यों वाला एक बोर्ड होता है, केंद्रीय निदेशक बोर्ड। इसी के द्वारा ये आरबीआई जो बैंक है संचालित होता है यानी चलाया जाता ही है, ठीक है। तो ये जो 21 सदस्य होते हैं ये कहाँ कहाँ और कौन कौन से कार्य करते हैं उनको हम देखते हैं, ठीक है। इनके क्या क्या काम है। तो देखो, इसमें एक होता है हमारा गवर्नर, ठीक है, तथा 4 उप गवर्नर होते हैं, ठीक है, यानी जिसे डिप्टी गवर्नर भी बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि डिप्टी गवर्नर 4 से अधिक नहीं हो सकते हैं। इसमें एक गवर्नर होगा और 4 से कम या 4 तक उप गवर्नर होते हैं, ठीक है। 4 से अधिक गवर्नर नहीं हो सकते हैं। और इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक यानी डायरेक्टर होते हैं। जो क्षेत्रीय कार्यालय अभी हमने आपको बताए, जो दिल्ली में था, एक चेन्नई में था, एक कोलकाता और एक मुंबई में था, ठीक है। इन क्षेत्रीय कार्यालयों में 4 निदेशक इसके रहते हैं, ठीक है, प्रतिनिधित्व करते हैं इसका। और 2 व्यक्ति वित्त मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से होते हैं, ठीक है। और 10 अन्य निदेशक विभिन्न क्षेत्रों से नामित किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? आप यहाँ पे इसको जोड़ सकते हो। एक गवर्नर हो गया, ठीक है, 4 उप गवर्नर हो गए, 5 हो गई ये, और 4 ये, तो कितने हो गए? 9 और 2 11 और 10 21, ठीक है। यानी 21 सदस्यों द्वारा आरबीआई बैंक संचालित किया जाता है, ठीक है, संचालित होता है, जिसे हम केंद्रीय निदेशक बोर्ड के नाम से यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से जानते हैं। और आरबीआई का जो मुखिया होता है वो होता है गवर्नर। मुखिया यानी हेड कौन होता है? गवर्नर होता है, ठीक है। इन सब का हेड गवर्नर होता है। अब हम देखते हैं गवर्नर के बारे में हम जान लेते हैं। तो देखो, गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य बैंक कर्मी होता है, ठीक है, मुख्य बैंक कर्मी होता है ये। गवर्नर भारत के केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है तथा इसके केंद्रीय निदेशक मंडल के पदेन अध्यक्ष होते हैं यानी चेयरमैन होते हैं। अगर हम प्रथम गवर्नर की बात करें तो प्रथम गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ थे, जो कि 1935 से 1937 तक रहे थे। और अगर हम भारत के प्रथम गवर्नर की बात करें तो बी.डी. देशमुख थे, जो कि 1943 से 1945 तक रहे थे। वर्तमान में अगर हम बात करें, वर्तमान भारतीय गवर्नर कौन से हैं? शक्तिकांत दास, ये हमारे वर्तमान गवर्नर हैं, ठीक है। आरबीआई के गवर्नर और उप गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, ठीक है। गवर्नर और उप गवर्नर की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है और केंद्र सरकार इन्हें इनके पद से हटा भी सकती है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, नोट कर लेनी अपनी कॉपी में। गवर्नर की योग्यता के संबंध में अधिनियम जो हमने आपको बताया था 1934 आरबीआई का जो अधिनियम बनाया गया था, उसमें कोई ऐसी शर्त नहीं लिखी है कि जिससे गवर्नर की कोई योग्यता हो। मतलब गवर्नर बनने के लिए किसी योग्यता की ज़रूरत नहीं है, ऐसा उसमें नहीं लिखा है, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति बनने की योग्यता होती है, प्रधानमंत्री बनने की योग्यता होती है, तो ऐसी कोई योग्यता अधिनियम में नहीं लिखी है कि गवर्नर बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। और नए गवर्नर को कैसे चुना जाता है? प्रधानमंत्री कार्यालय जो होता है, प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय और जो गवर्नर रिटायर हो चुका है उस गवर्नर की सलाह लेकर नए गवर्नर का चुनाव किया जाता है। और गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? हम आपको बता चुके हैं, केंद्र सरकार करती है,
और जब गवर्नर अनुपस्थित होता है तो वहाँ उप गवर्नर को नामित करता है। ठीक है, वह उप गवर्नर को नामित करता है जो केंद्रीय बोर्ड के चेयरमैन के रूप में कार्य करता है। हमने आपको बताया था कि एक गवर्नर होता है और 4 उप गवर्नर होते हैं। तो मान लो गवर्नर उपस्थित नहीं है तो ये किसी एक गवर्नर को नामित करेगा जो कि केंद्रीय बोर्ड में चेयरमैन के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, और आरबीआई द्वारा जितने भी नोट छापे जाते हैं उन सभी पर गवर्नर के हस्ताक्षर यानी गवर्नर के साइन होते हैं। ठीक है, गवर्नर एवं उप गवर्नर की पुनर्नियुक्ति की जा सकती है। मतलब अगर उनका कार्यकाल ख़त्म हो गया है तो दोबारा उन्हें वो पद दिया जा सकता है, दोबारा उन्हें गवर्नर बनाया जा सकता है। ठीक है, और उनके कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है गवर्नर के। ठीक है, और आरबीआई अधिनियम के अनुसार ये बात कही गई है कि गवर्नर और उप गवर्नर का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, 5 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। वो 2 वर्ष का हो सकता है, 3 वर्ष का हो सकता है, 1 वर्ष का हो सकता है, परंतु 5 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, ये आरबीआई के अधिनियम में कहा गया है। ये कार्यकाल मैक्सिमम तो 3 साल का होता है। ठीक है, 3 साल का सामान्यतः 3 साल का ये कार्यकाल गवर्नर का होता है। ये कार्यकाल जब गवर्नर की नियुक्ति की जाती है तो केंद्र सरकार कार्यकाल को निर्धारित करती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम आरबीआई के प्रमुख कार्य देखते हैं, यानी भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। तो इसमें हम देखेंगे मौद्रिक प्राधिकारी, वित्तीय प्रणाली का विनियामक और पर्यवेक्षक, फिर हम देखेंगे विदेशी मुद्रा प्रबंधक, फिर हम देखेंगे चौथा मुद्रा जारीकर्ता, और फिर बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना, साख नियंत्रित करना और भारत सरकार का बैंक। तो इन सबको हम बारी बारी से देखते हैं। तो पहला हमारा मौद्रिक प्राधिकारी, ये क्या है? देखो, मौद्रिक नीति तैयार करता है। ठीक है, इस कार्य के अंतर्गत मौद्रिक नीति तैयार होती है। मौद्रिक नीति जो होती है वो मौद्रिक प्रणाली को नियंत्रित करती है, यानी महंगाई पर अंकुश लगाना। ठीक है, ये मौद्रिक नीति में आता है। ठीक है, कीमतों में स्थिरता बनाए रखना और रोजगार के अवसर, ये सब किस में आता है? मौद्रिक नीति में। ठीक है, इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो आप फिलहाल इतना जान लो इसको। तो मौद्रिक नीति तैयार करता है, इस अधिकार में तैयार होती है और उसका कार्यान्वयन करता है और उसकी निगरानी करता है। ठीक है, मौद्रिक नीति का निगरानी की जाती है। इसका उद्देश्य क्या है? विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना। ठीक है, ये इस कार्य का उद्देश्य है। दूसरा कार्य है इसमें वित्तीय प्रणाली का विनियामक और पर्यवेक्षक। तो ये क्या है? बैंकिंग परिचालन के लिए विस्तृत मानदंड निर्धारित करता है। ठीक है, इस कार्य में निर्धारित होती है और जिसके अंतर्गत देश की बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली काम करती है। ठीक है, ये इस कार्य का काम है, इसमें होता है। इसका उद्देश्य प्रणाली में लोगों का विश्वास बनाए रखना है। ठीक है, यानी सभी लोगों को प्रणाली पर विश्वास रहे और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना इसका उद्देश्य है। आम जनता को किफ़ायती बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना। किफ़ायती बैंकिंग सुविधाएं कैसी होती हैं? जैसे लोन, नेट बैंकिंग, ये सब किफ़ायती बैंकिंग सेवाएं हो गई। ठीक है, और तीसरा है हमारा इसमें विदेशी मुद्रा प्रबंधक। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 को तैयार किया गया था। इसका उद्देश्य था विदेश व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाना। ठीक है, विदेश व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाना और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार का क्रमिक विकास करना और उसे बनाए रखना। देखो, ये क्या होता है विदेशी मुद्रा बाजार? ऐसा बाजार जहां विदेशी मुद्राओं का क्रय विक्रय हो उसे हम क्या कहते हैं? विदेशी मुद्रा बाजार कहते हैं। यानी क्रय विक्रय का मतलब है खरीदना बेचना। ठीक है, चौथा है हमारा इसमें मुद्रा जारीकर्ता। तो देखो, आरबीआई के पास नोट छापने का एक अधिकार है। इसके पास एक रुपये का नोट छोड़कर सभी नोट छापने का अधिकार है। ठीक है, 1 रुपये का नोट, कागज़ का नोट 1 रुपये का आरबीआई को छापने का अधिकार नहीं है। ये 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा छापा जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य आम जनता को अच्छी गुणवत्ता वाले करेंसी नोटों और सिक्कों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराना है। ठीक है, पाँचवें देखते हैं हम। पाँचवा है बैंक
के रूप में कार्य करना। आरबीआई जो है वो बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है, अर्थात आरबीआई सभी बैंकों के बैंक खाते यानी बैंक अकाउंट अपने पास रखता है। जैसे देखो, जो बैंक होते हैं उनमें हमारा खाता होता है, ठीक है, बैंक में हमारा खाता होता है। इसी तरह जो बैंक होते हैं ये इन बैंकों का खाता आरबीआई में होता है, ठीक है। आरबीआई इनके बैंक अकाउंट को रखती है यानी इनके खाते को रखती है। तो ये जो बैंक हैं ये आरबीआई से क्या लोन ले सकते हैं, ठीक है, और अपना पैसा, अगर इनके पास पैसा हो गया ज़्यादा तो ये अपना पैसा आरबीआई के पास जमा भी कर सकते हैं। यह सभी बैंकों को लोन दे सकता है और उनका पैसा जमा भी कर सकता है, यह हम आपको बता चुके हैं। छठा है इसमें साख नियंत्रण। साख नियंत्रित करना यानी क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट मतलब होता है लोन। तो देखो, भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उत्सर्जित क्रेडिट को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी लेता है। देखो इसमें क्या बोला है, जो ये वाणिज्यिक बैंक होते हैं जैसे एसबीआई, सेंट्रल और अदर बैंक हो गए, ये बैंक जो होते हैं ये जनता को लोन देते हैं, ठीक है। तो उस लोन पर भारतीय रिजर्व बैंक क्या करता है, नियंत्रण रखता है। मतलब जैसे ये जो बैंक है मान लो, ठीक है, तो ये बैंक अगर जनता को अधिक लोन दे देंगे तो क्या होगा उससे, ठीक है, जनता को अधिक लोन दे देंगे तो क्या होगा, जनता के पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा। तो वो मार्केट में जाएंगे, कोई भी चीज़ देखेंगे तो 2 रुपये की चीज़ होगी वो 5 रुपये की उसको खरीदेंगे, ठीक है, क्योंकि उनके पास पैसा ज़्यादा है। तो इससे क्या होगा, मार्केट की वैल्यू ख़राब होगी, पैसे की कीमत कम हो जाएगी, ठीक है, पैसे की कीमत गिर जाएगी और जो चीज़ें होंगी, ठीक है, सामान जो होगा उसकी कीमत बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए लोन को नियंत्रित करता है कौन, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। तो यहाँ पे ये लिख दिया हमने, अधिक लोन देने से बाज़ार में चीज़ें सस्ती हो जाएंगी और पैसे की कीमत गिर जाएगी, ठीक है। सातवां है इसमें भारत सरकार का बैंक, ठीक है। यहाँ राज्य और केंद्र सरकार के सभी बैंकिंग कार्य करता है। आरबीआई जो है वो राज्य और केंद्र सरकार के सभी बैंकिंग कार्य करता है और आर्थिक और मौद्रिक नीति से संबंधित मामलों पर सरकार को उपयोगी सलाह भी देता है। यह सरकार के सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन भी करता है आरबीआई, ठीक है। तो ये थे हमारे कार्य। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें। धन्यवाद।